हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस। एंड मैं आपको बता दूं कि हाइट एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको 90% बच्चे छोड़ के जाते हैं और पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन बना सकते हो। आज की क्लास करने के बाद आप कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को पेपर में नहीं छोड़ के आओगे, क्योंकि अगर आपने ट्रिगो पढ़ा है इससे पहले, जो मैंने आपको 3 से 4 लेक्चर प्रोवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आई होप कि वो पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है। अब उसी के एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं जिसके बेस पे हाइट एंड डिस्टेंस के मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन विदाउट यूजिंग एनी डायग्राम, विदाउट यूजिंग एनी पेन आप सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आंसर देना आपको, उससे लिए आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। टॉपिक का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। और ये किन किन एग्जाम को टारगेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जितने भी जीके एसएसपी के एग्जाम दे रहे हो, आप बीएलडब्ल्यू के एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम में जहाँ हाइट एंड डिस्टेंस पूछा जाता है, लाइक एसएससी हो गया, उसके बाद रेलवेज हो गया, किसी भी एग्जाम में अगर हाइट एंड डिस्टेंस आता है तो आपको इससे बाहर नहीं आएगा और आप इसी लेक्चर से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं आपको लो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलूंगा, बेसिक क्वेश्चन से आपको टफ लेवल के क्वेश्चन भी बताऊंगा जो सीजीएल मेंस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था और मैंने आपको टेबल लर्न करने को नहीं बोला था, मैंने आपको वैल्यू लर्न करना सिखाई थी कि आप कैसे बिना टेबल को देखे कहीं भी बैठ के कोई भी वैल्यू बना सकते हो। अब उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मैं आपको बेसिक सिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं कुछ ले रहा हूँ, ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, और आपको पता है कि हम जब भी लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ही लेते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आपको पता है फिक्स है 90, ये 90 फिक्स रहता है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। इन केस ऑफ ट्रिगो मैं यही ट्राइंगल लेता हूँ हमेशा, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड आई होप आप सबको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि हम मैंने आपको ट्रिगो में बताया था, और जिस बच्चे ने ट्रिगो नहीं पढ़ रखी थी वो एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले। बाकी अगर नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, तो ध्यान तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जिस भी एंगल को निकालना है, यहाँ पे आपको 2-3 वर्ड याद करने पड़ेंगे। जैसे ये वाला जो एंगल जिसको निकालना वो यहाँ पे आता है, एक बनेगा 30 का, एक बार इसको 60 बना के चलेंगे और एक बार इसको 45। और यही से मैंने आपको टेबल की वैल्यू भी लर्न करवाई थी, वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर ये 90 ये 30 तो ऊपर वाला मैं आपको पूछूं तो आप कहोगे सर ये 60 डेफिनेटली आएगा। ये 60 आएगा, क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का सम ऑलवेज एंड ऑलवेज कितना होता है? 180 होता है। इससे ज्यादा तो बना नहीं सकते, इससे कम नहीं बना सकता। ट्राइंगल का सम 180 ही होता है। अगर ये 60 है देन दैट विल बी 30, सो दैट टोटल विल बी 180। एंड इफ दिस इज 45 एंड दैट विल बी 45, सेम रहेगा। तो ये ट्राइंगल मैंने आपको बनाना सिखाया था। ओके, अब आपको मैंने क्या बोला था, मैंने आपको उस टाइम सिखाया था कि 30 के सामने हमेशा आपको एक रखना होता है। ये 30 है, इसके सामने क्या है? एक। एक के सामने साइड कौन सी? ये एच वाली। देखो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। एक के सामने क्या आ रही है? इसको 2 कर दो और बचे हुए को 3 कर दो। अभी मैं इसका शॉर्टकट आपको बता दूंगा, आपको डायग्राम भी नहीं बनानी पड़ेगी। मैं वैसे डायग्राम से क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, सिंपल सिंपल 15-15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चीज को पकड़ पाएंगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और विदाउट यूजिंग भी आप पेन भी सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 30 है, मुझे 30 पकड़ना है, 30 के सामने हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और ये 60 के सामने पता नहीं क्या, लेकिन 1 के सामने 2 आएगा, बचा हुआ 3 कर देंगे, वो भी रूट के अंदर। 45। देखो सबको पता होगा कि एक ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ होती है, इट्स डिपेंड अपॉन द एंगल्स। वो सामने वाला अपोजिट एंगल क्या रहेगा वही डिसाइड करेगा उसकी सामने की साइड की लेंथ कितनी होगी। अगर ये 45 है, ये भी 45 है, इसके सामने और इसके सामने के साइडों की लेंथ हमेशा सेम होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं सबको बता चुका हूँ, पहले भी समझा चुका हूँ। आपने जो मैटर भी पढ़ा था मेरे से, इन सेंटर वगैरह जो भी हमने पढ़ा था, प्लस आपने ट्रिगो भी पढ़ा, और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। जिस बच्चे ने कभी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा उनको भी ये चीज देख के बहुत मजा आने वाला है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी और कितने सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप टफ तरीके से करते थे। इसके सामने 1, इसके सामने 1, क्योंकि बराबर होता है। अब बचे हुए को दोनों का सम रख के 2 रख देते हैं। अब इसका थोड़ा शॉर्टकट निकालते हैं। आपको क्या याद रखना है, जो भी निकालना होता है वो हमेशा यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे कोई चीज है उसके सामने हमेशा हाइट ही आएगी। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द
कोई भी चीज हो सकती है, ट्री, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो सकती है। और 60 के सामने क्या आता है हमेशा, देखो 60, 30, 60 और 90। आपको याद रखना है 30 के सामने हमेशा 1 आता है, 60 के सामने हमेशा √3 आता है। आप कहीं भी देख लो 60 के सामने √3 आएगा, और 90 के सामने 2 है, ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसमें आ जाओ, इसमें भी तो वही कॉन्सेप्ट है सर, 30 के सामने क्या आता है, 1 आता है, 60 के सामने क्या आता है, √3 आता है, 90 के सामने क्या आएगा, 2। और 45 है तो 1 आएगा, 45, 45 और एक तो 90 फिक्स है, इसका 1, इसके अगले आगे 1, क्योंकि बराबर होगा, और ये √2। मतलब 45 वाला एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका बेस और हाइट दोनों इक्वल होती है। इन केस ऑफ 45 डिग्री आप कह सकते हो परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। और सामने वाला एच जो हाइपोटेन्यूज है वो 90 के सामने हमेशा बड़ा ही होगा। अब अगर आपको देखो जो भी निकालना, मान लो आपको दिया कि ये वाला एंगल 30 है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल होगा उसको आप हमेशा क्या नाम से जानोगे, इसको बोलोगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन लगा होगा आप यही आंसर दोगे। और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, वो ऐसे बनता है, यहाँ से एक लाइन ले लो, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन है, बीच में एक लाइन खींच दो, तो ये जो एंगल होते हैं ना अल्टरनेट हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 40 है, ये भी 40, इसका मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया होगा तो मैं इसको एंगल ऑफ ये बना लूंगा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको याद रखना है, डिप्रेशन पे आपको जाना ही नहीं है। डिप्रेशन होता है ऊपर से जब नीचे देखते हो ये वाला एंगल, और एलिवेशन मतलब लिफ्ट में ऊपर ही तो जाते हो तो ऊपर वाला, ऊपर की साइड जो एंगल ऐसे बन रहा है नीचे। बस आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है, जो मुझे निकालना होता है वो यही पे होता है, वो बेस के ऊपर होता है, एच और बी के बीच में, हमेशा यहाँ होगा जो निकालना है। मान लो ये वाला एंगल 60 दिया, तो समझ जाओगी इस बार 30 के सामने तो एक आएगा, लेकिन एक क्या होगा, बेस होगा ट्राइंगल का, क्योंकि 30 ऊपर चला गया ना। अगर यही एंगल 30 दिया तो इसके सामने क्या चला गया, परपेंडिकुलर, और बेस इसके सामने आ गया 60 के सामने। मैं दोबारा से एक बार ध्यान से समझना, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद हम चलेंगे सीधा क्वेश्चन के ऊपर, और आपको समझ आएगी ये कितना आसान है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। आपने कितना इसका मतलब बिना मतलब के सोचा होता है, इतना टफ 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 कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और ये बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, सर ये हमें समझ नहीं आता, ये हम छोड़ के जाते हैं पेपर में, तो मैंने सोचा चलो एक लेक्चर इस पे कंप्लीट बना देता हूँ, इसके बाद एक लेक्चर इस पे और बनेगा, जो सेकंड केस होगा। आज हम पढ़ रहे हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट से मैं आपको बता दूंगा किस किस लेवल तक क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है सर, जो भी मुझे निकालना है यहाँ पे आएगा वो हमेशा। अगर यहाँ 30 आया, 30 के सामने क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। यहाँ 60 आया तो इस बार इसके सामने क्या आ रहा है, 60 के सामने परपेंडिकुलर, 30 के सामने क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। तो परपेंडिकुलर बेस कहाँ कहाँ होगा ये आपको समझ आना चाहिए। और 45 में तो सब कुछ क्लियर होता है कि परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, तभी एंगल 45 बनता है। 30 के सामने हमेशा सॉरी 30 के सामने हमेशा 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, दोनों में कॉमन रहेगा। एंड इन केस ऑफ 45 यू कैन से दैट कि 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2 हो जाएगा। ये तीनों के तीनों केस सबको क्लियर होने चाहिए। अब मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, जब मैंने मैथ स्टार्ट किया था देन मैंने आपको बेसिक चीजें सिखाई थी कि यूनिटरी मेथड क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करती हैं, वो सब कुछ मैंने सिखाया था। लेकिन आज मैं एक बार फिर से सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई चीज मैं ऐसे सिखाता था ना, क्वेश्चन में मान लो 600 दिया है, आपका 2 आ रहा है, जो पूछा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे सिखाता था। ये कहाँ से आया था, मैं उस टाइम सिखाया था, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो मान लीजिए कि भाई 4 एप्पल्स का प्राइस मान लीजिए कितना है, 25 रुपए है। कितना है, ₹25 है। देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 2 एप्पल। तो इस केस में कैसे निकालते हैं, या तो इस साइड से देख लो कि ये 4 को 25 बनाने के लिए क्या किया गया, तो वैसे यहाँ पे कर दो। लेकिन यहाँ पे देखो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, इस साइड से आ जाओ कि 4 को 2 बनाने के लिए क्या किया गया। आप बोलोगे सर आधा किया, 2 से डिवाइड किया, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 12.5। इसका मतलब ₹12.5 के 2 एप्पल आएंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई 15 बनाना की कॉस्ट है 75, बताइए 25 बनाना की कॉस्ट क्या होगी। अब देखो आसान किस साइड से दिख रहा है, रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि रिलेशन कैसा है। अगर मैं इस साइड से 15 का 25 बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पॉइंटों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ से देखूं 15 को 75 बनाने के लिए क्या किया गया, आपने बोला सर 5 टाइम्स किया गया,
सिंपल सी बात है, 5 टाइम्स 15 इंटू 575 ही होता है। बस मुझे रिलेशन समझ आ गया कि कितना गुना किया, और उसके साथ जो भी आपकी वैल्यू सबको उतना बना दो। मेरे साथ मुझे क्या बनाना था 25, तो 25 को भी 5 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा चल रहा है, राइट साइड चलते टाइम मुझे 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 125 रुपये आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए ये आपके 45 वाला ट्राइंगल है, बट अकॉर्डिंग टू आपने डायग्राम बना लिया, लेकिन क्वेश्चन में बोला हुआ था कि इस, ये मान लो ए से बी तक ये बिल्डिंग बताई है, ये बताया कि एक लैडर एक सीढ़ी है, और ये बीच की दूरी बताई हुई है, बनेगा तो राइट एंगल ये वाला ट्राइंगल बन गया। मान लो ये केस डिटो बन गया, और बोला कि किसी की हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है जब परपेंडिकुलर कितना है। मान लीजिए कि उसने बता दिया मुझे, लेट अस सपोज दैट इज, एक सेकेंड, मान लीजिए ये है आपका 50 मीटर की, उसने बोल दिया कि जो हाइट थी बिल्डिंग की 50 मीटर थी, बताइए ये फुट से लेके, बिल्डिंग की फुट से लेके जहाँ पे आदमी खड़ा है, जहाँ कुछ भी दे सकता है वो, उसकी दूरी कितनी है। तो आपने देखा कि वही परपेंडिकुलर 50 है इस केस में, तो मेरा इस केस में परपेंडिकुलर कितना होता है 1। दैट मीन्स कि मेरी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, उसने ए को कितना बना दिया 50 मीटर। अब जो पूछा बाप, आप भी उसको उसी हिसाब से बना लो। आप देख लो ना, ए को 50 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50 टाइम्स किया है, जो पूछा उसको 50 टाइम्स। जैसे मान लो उसने बेस पूछा, तो बेस भी तो एक है, वो भी आंसर सेम आएगा 50 टाइम्स। अगर आपको पूछ लिया कि बताइए ये जो सीढ़ी लगाई है इसकी लेंथ कितनी है, तो वो कितनी है √2 निकालना है। तो ए को √2 बनाने के लिए क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी √2 से कर दो, इधर 50 है तो 50 को भी √2 से कर दो, तो 50 √2 आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट में यही यूज करने वाला हूँ। मान लो आपको बोला गया कि एक यूनिट की वैल्यू 60 है, तो बताइए √3 की कितनी होगी। तो एक को √3 बनाने के लिए क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड भी कर दो √3 से, बस आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 60 √3। तो ये रूट वाला मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाए थे, मेरी बेसिक लेक्चर पढ़ना। जीकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप पे जो हमारा मैथ का कोर्स है ना, अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया तो पूरी लाइफ में कभी मैथ की दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि हमने पढ़ाया कैसे है, आपको बिल्कुल टॉपिक के अंदर उसको, मतलब कि आप समझ सकते हैं क्वेश्चन वाइज बांटा हुआ है कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को ऐसे करना है। तो एक टॉपिक एक चैप्टर के अंदर हमने मैक्सिमम 5 से 6 टाइप करवाने के बाद वो चैप्टर खत्म किया। वो 5-6 के ऊपर आप लोग 5-6 हजार क्वेश्चन बना सकते हो। वही कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस करवाई है, उससे बाहर कुछ आता ही नहीं है। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये है कि हर एक क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि भाई √3 की वैल्यू कितनी है, मान लीजिए 60 है, तो बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी। तो √3 को एक बनाने के लिए क्या किया गया, भाई √3 से डिवाइड किया होगा, तभी तो 1 आया होगा। इधर भी √3 से कर दो, ये आंसर आ जाएगा 60 √3। तो इस तरह से आप रिलेशन बना सकते हो। चलिए मैम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिए सोल्यूशन। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ अ पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ एंड अ मैन स्टैंडिंग नियर बाय आर इक्वल, व्हाट वुड बी द एंगल। देखो ये क्वेश्चन कहाँ पे आए, ये क्वेश्चन आया एसएससी सीपीओ 2015। देखो मैं एसएससी क्वेश्चन ज्यादा क्यों लेता हूँ, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन अगर आपने बना लिए तो मैक्सिमम सारे एग्जाम इसमें कवर अप हो जाते हैं। क्योंकि एसएससी में आपको पता है सीजीएल के अंदर लगभग 100 क्वेश्चन मैथ का आता है, टायर 2 के अंदर सिंपली 200 नंबर का। और उससे पहले भी 20-25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, मतलब टोटल मिला के देखो तो लगभग 250 नंबर का सिर्फ और सिर्फ मैथ होता है। सीपीओ का जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश आती है लास्ट में दोस्तों के, पहले में मैथ आता है। तो बाकी एसएससी रेलवे जेके एसएसबी आप समझ सकते हो कि एसएससी का सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है, 20 से 25% लेवल है उनका। अगर एसएससी पढ़ा तो उसका 25% लेवल आता है जेके एसएससी में। तो आप खुद सोचोगे अगर आप एसएससी के लिए कैपेबल हो तो इसमें हो जाएगा। इवन कि मैं आपको जेके एसएससी के क्वेश्चन ही बताता हूँ, उसमें कुछ करने वाला होता ही नहीं है, बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप बिना पेन लगाए निकाल सकते हो सारे। अगर जेके आपने देखा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें 19 क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आए थे जो बच्चे करके आए थे। क्लास 4 से एग्जाम हुआ था, मैथ बहुत टफ था, उसमें भी बच्चे हमारे लगभग मतलब कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन मैथ के करके आए थे। लेकिन बच्चों ने बोला मैथ टफ है, हमारे बारे को पता था मैथ बहुत सिंपल आया था, रीजनिंग बहुत सिंपल थी। जितने भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम हुए जहाँ पे मैंने मैथ पढ़ाया हुआ है, उसमें लगभग पूरे पूरे क्वेश्चन आए हुए थे। साइंस पढ़ाई, साइंस में पूरे पूरे क्वेश्चन आए थे। एक बार पढ़िए आप कंप्लीट कैसे आपको पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हाइट ऑफ द पोल है, तो मान लीजिए मैंने ये पोल की हाइट मान ली, ये हो गया पोल, ठीक है। अब बोल रहा है कि पोल से जो नियर बाय आदमी स्टैंड है, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये पोल की दूरी
और एक स्टैंडिंग मैन की दूरी आर इक्वल है, इफ द हाइट ऑफ द पोल, अगर हाइट ऑफ द पोल और एक जो मैन स्टैंडिंग, यहाँ पे मान लीजिए एक मैन है और ये है हाइट, पोल की हाइट और पोल से जो आदमी दूर खड़ा है उसकी दूरी, दोनों क्या है, इक्वल है। इसको मिलाओ तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा केस होता है इसमें दोनों इक्वल्स होते हैं। ये तो फिक्स है 90, ये तो फिक्स्ड है 90, क्योंकि बिल्डिंग जो भी देखो, ट्री देखो 90 पे ही खड़ा होता है, कभी 60 पे खड़ा नहीं मिलेगा आपको, 90 ही मान के चलना जनरल। अब कौन सा केस है इसमें दोनों आमने सामने की साइडें बराबर होती है, मैंने अभी बताया था, इसको 45 मानना पड़ेगा तब जाके ये पॉसिबल होगा, और यही एंगल पूछा जाता है हमेशा। कितना आंसर आया, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा, बेसिक क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ द क्लास। लेकिन उससे पहले देख लो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इसका आंसर बिना पेन लगाए बताओ, तो कितने बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन में समझ गया बच्चा कि पोल की जो हाइट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, उसके जो पास आदमी खड़ा वो यहां से दूरी कभी नहीं नापता। आप घर की दूरी नापते कि मैं कितनी दूर खड़ा हूं, यही से देखते हो बेस से, तो वो वाली दूरी और पोल की हाइट बराबर है। इट मींस कि परपेंडिकुलर और बेस इक्वल्स है, तो सिर्फ एक ही केस बनता है 45 डिग्री का आंसर लगा। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि देर इज अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द फ्लैग स्टॉप। चलिए एक फ्लैग स्टॉप बनाते हैं, यहाँ पे है फ्लैग स्टॉप, ये है उसका एक बढ़िया सा इंडिया का तिरंगा मान लीजिए, ठीक है। अब इस फुट से लेके जो पी पॉइंट है, ए पॉइंट है, दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, 40, ये ए है कोई, ओके। इफ पी ए बी, चलो पी इसको मान लो, ऊपर इस पॉइंट को पी मान लो, किसी को भी मान लो, चलिए कोई भी मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि जो एंगल ऐसे बोला जाता है पी ए बी, सेंटर वाला एंगल ही बताया होता है वो। तो दैट मीन्स कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो ये एंगल मुझे कितना दिया है, ये दिया है मुझे 60 डिग्री। अब ये तो 90 फिक्स है, व्हाट इज दैट वन, तो आप बोलोगे सर ये 30 हो गया। पेपर में आपको बताऊंगा, डायग्राम भी नहीं बनाना आपको। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको समझ आ गई। अब देखिए कौन सा केस बना, दैट इज द केस नंबर 2। आपको भी याद होना चाहिए कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। अब आप देखिए आपको कौन सी वैल्यू दी है, 30 के सामने वाली वैल्यू दी हुई है, इट मीन्स कि इस ए को कितना बनाया, 40 बनाया। तो कैसे बनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन है, ए की वैल्यू कितनी दी है, 40, ए की वैल्यू कितनी दी है, 40। आपको क्या पूछा हुआ है, आपको पूछा है बताइए देन द हाइट ऑफ द फ्लैग। तो हाइट ऑफ फ्लैग क्या है, 60 के सामने, 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, 1 2 √3 यही होता है। एक की वैल्यू 40 है, √3 की पूछी है, तो एक को √3 कैसे बनाया जा सकता है। आप बोलोगे सर √3 से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, √3 बन गया, तो इस साइड भी √3 से करना पड़ेगा आपको। ये कितना बना, 40√3, 40√3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अब देखिए अगर एक बच्चा इसको प्रैक्टिस करके जाता है तो वो देखिए कैसे क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग डायग्राम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं माइंड में बना रहा हूँ थोड़ा सा, देखो ए पॉइंट है जो कि फ्लैग स्टाफ से दूरी पे है, इट मीन्स कि नीचे वाली लेंथ ये वाली दी हुई है, ठीक है। हाइट मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एंगल मुझे दिया हुआ कितना, पी ए तो पॉइंट था ना, तो ऐसे तो बनेगा, तो 60 बनेगा। 60 के सामने √3 आता है, इसका मतलब ये एक है, तो एक की लेंथ कितनी दी थी, 40। मैं दिमाग में सोचूंगा कि नीचे वाली लेंथ थी 40, वो किसके सामने आएगा, अगर ये एंगल 60 तो वो 30 के सामने आएगा, 30 के सामने एक होता है, एक की वैल्यू 40, √3 की क्या होगी, तो 40√3, क्योंकि √3 से तो मल्टीप्लाई करना था। इसको मैं बिना पेन लगाए बना सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं लगा सकते तो बेसिक से बनाइए, और अगर दिमाग लगा सकते हो तो ध्यान से डायग्राम को बनाइए। बस एक ही तो कॉन्सेप्ट होता है, कभी हाइट दे के बेस पूछेगा, बेस दे के हाइट पूछेगा, और कुछ पूछता ही नहीं क्वेश्चन में। अब मैं यहाँ से समझ गया था देयर इज अ ए पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द, एक चीज है, बिल्डिंग है, स्टाफ है, कुछ भी है, उससे दूरी है 40 मीटर, इसका मतलब बेस 40 है, ठीक है, बेस 40 है। मैं ध्यान से देखूंगा कि बेस किसके सामने आ रहा है, 30 के 60 के। अब उसने 60 जो दिया ना वो ये वाला एंगल था, इसका मतलब जो बेस है वो 30 के सामने आ रहा है, 30 के सामने आ रहा है, तो 30 के सामने तो एक होता है, इसका मतलब एक की वैल्यू 40 दी है। अब पूछा क्या है, 60 के सामने वाली हाइट है, तो 60 की वैल्यू पूछी है, डेट मीन्स की √3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 को √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय √3, तो एक को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब 40 की वैल्यू, ए की वैल्यू 40 है, √3 की वैल्यू 40√3 आएगा, दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आगे बढ़े, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोला हुआ है इस बार,
एंगल ऑफ एलिवेशन भी बोला हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मैं जल्दी से एक ट्रायंगल बना लूंगा। चलिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यही तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कितना दिया हुआ है ये, पूछा हुआ है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड, रॉड की लेंथ और उसकी शेडो, किसी भी चीज की शेडो आप खड़े हो, अगर आप ऐसे खड़े हो तो शेडो यहीं भी साइड पे बनेगी ना जमीन के ऊपर, भाई जमीन के ऊपर ही तो बनेगी। अगर रॉड है उसकी लेंथ एक है, रेशियो है ना 1:3 शेडो की, तो शेडो कितना, √3। अब आप मुझे खुद बता दीजिए एक किसके सामने आता है, आप बोलोगे सर 30 के सामने, और 60 के सामने √3 ना था, और ये 2 हो जाएगा। ये था डायग्राम, और मुझे पूछा तो यही था ना एंगल ऑफ एलिवेशन, यही तो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया, दैट इज 30°। बस यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को पेन लगाने की जरूरत थी, जो बच्चे समझ गए हैं वो बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि रॉड की लेंथ, हाइट मुझे दिमाग में बन गई एक है, नीचे बेस 3 है, तो एक गया 30 के सामने, 60 के सामने √3 होता है, इसका मतलब जो मुझे चाहिए था एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 ही होगा। तो आंसर मैं लगा दूंगा इसको बिना डायग्राम बिना सोचे, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बस ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब कुछ नहीं है, हो गया जो करना था आपने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, angle of elevation of a tower from a distance 100√3 meter from its foot is 30°, height of the tower is, क्वेश्चन एक ही है, बार बार वही पूछेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 30। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो एलिवेशन एंगल है, डिस्टेंस कितना उसका, यही होता है डिस्टेंस, 10√3। तो बताइए ये हाइट कितनी होगी। तो समझिए 30 के सामने एक आता है, अब 60 के सामने √3 है, इसका मतलब 30 के सामने, ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2, जो पूछा वो आप निकाल सकते हो। अब दिया क्या, ध्यान से देखो, 60 के सामने वाली साइड दी हुई है कितनी, √3, 60 के सामने वाली कितनी है, 100√3। अब बताइए इसको 100√3 कैसे बनाया जा सकता है, मतलब ऐसे समझ लो कि √3 की वैल्यू जो मेरी है वो कितनी दी हुई है, 100√3, ये दी है डिस्टेंस। यहाँ से क्या निकालना आपको, 30 के सामने वाली हाइट निकालनी, ए की वैल्यू, 30 के सामने एक आता है ना, ये √3 होता है और ये 2 होता है, √3 दिया था। अब आपको निकालनी एक की वैल्यू, एक कैसे निकलेगा, इसको काट दो, सामने सामने कट गया, तो कितना आया, 100। तो ये भी नहीं आता तो फिर आप मैथ नहीं सीख सकते, इतना तो आना चाहिए। एक की वैल्यू कितनी, 100, एक ही तो निकालना था, इसका आंसर आ जाएगा 100 मीटर, मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है सबको, 100 मीटर मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन क्या इतना सारा लिखने की जरूरत है, अब मुझे पता था एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, 30 के सामने मेरा गया हाइट, ये किसके सामने होगी बेस पे, 60 के सामने, तो 60 के सामने क्या होता है, √3, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है जिसको इतना, वो मेरा आएगा ट्राइंगल के हिसाब से √3, और ट्राइंगल के हिसाब से मुझे एक पूछा हुआ है, 30 के सामने वाली साइड पूछी हुई है, तो एक की वैल्यू निकालनी, आंसर कितना आ जाएगा, 100। इतना लिखना था खाली, और कुछ लिखना ही नहीं था, इतना लिखना था, जो दिया वो लिखो, और वही मेरा ट्राइंगल में क्या वो लिखो, और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाए, यही तो मैं आपको सिखाता आ रहा हूँ पूरे मैथ में। मैंने बोला था ना एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको मैक्सिमम मैथ सॉल्व करवा दूंगा एक ही मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर, अब देखिए लैडर आ गई, एक सीढ़ी आ गई जो अगेंस्ट द हाउस खड़ी है 60 डिग्री के ऊपर, और एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर फ्रॉम द हाउस। तो बस वही क्वेश्चन है यार, एक बिल्डिंग है आपका, एक घर है, यहाँ से मैंने एक इसके साथ सीढ़ी लगाई, ऐसे तो लगाते हैं सीढ़ी, सीधी थोड़ी लगती है, वो कितनी दूर है उससे, वो एंगल 60 डिग्री बना रही है, और दूर कितनी है, 6.5। तो बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी है, क्या पूछिए, लेंथ ऑफ द लेटर, ये वाली लेंथ पूछी है। तो कोई इशू नहीं है, देखिए कौन सा ट्रायंगल बना, 60, ये 30 आएगा, 30 के सामने एक होता है, 60 के सामने √3 होता है, ये 2 होता है, यही होता है। अब आपको किसके 30 के सामने की साइड दिया है, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी दी है, 6.5। लेटर कितना होता है, अगर ये 30 के सामने एक है, √3 के सामने, 60 के सामने √3 है, और ये कितना होता है, 2 होता है, इसका मतलब 2 की वैल्यू निकाल लें, 2 कितना आ जाएगा, एक कितनी है, 2 बनाने के लिए डबल करना है, इसको भी डबल कर दो, आंसर कितना आ गया, 30। किसमें क्वेश्चन आए थे, ये आया था एसएससी, वही एसआई की सीएसएफ में क्वेश्चन आया था 2014 में। इस क्वेश्चन को भी आप करने के लिए सीधा दिमाग में सोचो, 60 एंगल है नीचे वाला, ऊपर वाला 30 है, 30 के सामने इस बार क्या जा रहा है, बेस, तो बेस ही तो दिया हुआ है, तो 30 के सामने एक है, एक की वैल्यू 6.5 है, और लेटर पूछा है तो वो 2 होता है,
डायग्राम दिखनी चाहिए ना, 60 के सामने रूट 3 होता है, 90 के सामने 2 होता है, तो 2 मतलब एक का 2 बनाना, डबल करना है लैडर की। इस डायग्राम में इससे ये सामने वाली साइड डबल होती है, तो डबल कैसे बनेगा 6.5 का, दैट इज 13 विल बी योर आंसर। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गई, 6 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7। The angle of elevation of a tower from a distance 100 meter from its foot is 30 degree. Then the height of the tower. तो ठीक है 30 आपको, अगर मैं यहाँ से बताऊँ, क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत है नहीं वैसे, मैं इसको सीधा निकाल सकता हूँ। 30 नीचे, 30 के सामने हाइट होता है, लेकिन ये दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो नीचे वाली दूरी दी हुई है वो कितनी है 100, इसका मतलब वो 60 के सामने जा रहा है। 100 किसकी वैल्यू है, √3 की, और आपको पूछा क्या है ए की वैल्यू, तो आंसर कितना आ गया 100√3 नीचे, 100/√3। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको मैं निकाल के बताता हूँ, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पाएंगे, कुछ मेरी तरफ होते हैं, थोड़े वीक होते हैं मैथ में। चलो ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपका, ठीक है, और है कि 100 मीटर की दूरी है, और ये एंगल कितना बना रहे हैं 30, तो 30 के सामने एक होता है, ये 60 आएगा, 60 के सामने कितना होता है √3, इसका मतलब जो 100 दिया वो √3 की वैल्यू दी है। आपको इसको एक बनाना, क्योंकि एक की वैल्यू चाहिए ना, हाइट कितनी है एक ही तो है, एक की वैल्यू चाहिए। इसको एक कैसे बना सकते हो भाई, डिवाइड करके √3 से, इधर भी √3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 100√3। इसको वो आगे बढ़ा सकता था क्वेश्चन को, बट डायग्राम बनाना नहीं है आपको, दिमाग में सोचना है कि 30 के सामने एक होता है, लेकिन 30 के सामने क्या जा रहा है इस बार, क्योंकि जो भी दिया होता है वो यहाँ होता है, 30 के सामने एक जा रहा है हाइट, तो हाइट तो नहीं दी है, डिस्टेंस दी है ये वाला, इसका मतलब √3 की वैल्यू कितनी है 100, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 100/√3। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। एक लैडर है जिसको एक वॉल के साथ खड़ा किया गया है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 45 का है, और फुट ऑफ द लैडर 6.6 है। अबे फ्रॉम द वॉल द लेंथ ऑफ द लैडर, सेम क्वेश्चन है, आया था ये भी सीपीयू में आया था, ये मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन लिए हुए हैं सारे, जो अभी 1-2 साल लेटेस्ट आए हुए एग्जाम में, और ये अच्छे एग्जाम होते हैं। यहाँ पे एक सीढ़ी लगाएगी एक वॉल के साथ, और दूरी कितनी है 6.6 मीटर की, और ये 45 बना रहा है, ये 45 तो ये भी 45, 45 सामने एक, इसके सामने एक, एक और ये होता है √2। ए की वैल्यू 6.6, आपको क्या पूछा है √2 पूछा है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 6.6, आपको √2 बनाना है। इसको √2 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई √2 किया हुआ है, तभी तो एक का √2 बना है, इधर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 6.6 √2, ये आंसर आएगा क्वेश्चन का, ऐसा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, हमने पढ़ लिया जो पढ़ना था, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि आपने जो सीखा है उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं कुछ करने को भी दूंगा। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। पॉइंट है ग्राउंड लेवल से पी पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री है, इफ द टॉवर इज 270 मीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पी, तो इस बार हाइट दे दी, ये वाला पूछा हुआ नीचे वाला बेस, तो इसको आप खुद करोगे, ये आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्टिकल पोस्ट है 15 फीट हाइट की, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे घुमाया जा सकता है। क्वेश्चन अच्छा है ये। अब इस क्वेश्चन को घुमाने का एक ही तरीका होता है जो अभी इस क्वेश्चन में आ गया, यही होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, बोले कि एक वर्टिकल पोस्ट है दैट इज 15 फीट हाई इज ब्रोकन, एक बड़ी सी पोस्ट है जो कितनी है, ये है एक पोस्ट दैट इज 15 फीट हाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो टूट जाती है अपर से किसी पार्ट के साथ, पता नहीं कितने पार्ट से वो टूटती, कहाँ से टूटती है मुझे नहीं पता, मैं बोलता हूँ यहाँ से टूटी हुई कहीं से, मान लीजिए ये ऊपर वाला पार्ट टूट के डाउन होके ऐसे गिर गया, ऐसे ही गिरता है जमीन के साथ लग जाता है, और वो जमीन के साथ लगने के बाद मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 30 डिग्री, यहाँ से जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 30 डिग्री का एंगल बनता है, कितना एंगल बनता है 30 डिग्री एंगल बनता है। बताइए वो कहाँ से टूटी है, इसका मतलब ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी है पूरी 15 फीट। अब ये जो पोल टूटा, एक पोल टूटा, आधा ऐसे गिर गया, तो आप मुझे बोल सकते हो ये चीज सर ये दोनों की लेंथ 15 होगी, क्योंकि एक 15 मीटर ही तो है जो टूट के ऐसे गिर के ऐसे बना हुआ है, ये वाली और ये वाली लेंथ दोनों मिला के तो 15 होगी। ये पोल ऐसे था, आधा यहाँ पे आ गया,
तो दोनों का टोटल कितना होगा 50। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो आप मुझे बता सकते हो कि अगर 30 है, 30 के सामने मेरा ट्राइंगल, ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ फिलहाल, 30 के सामने एक आता है, 60 यहाँ पे होगा, 60 के सामने √3 आएगा और ये 2 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 15 फीट थी वो क्या थी? जो 15 फीट है वो क्या है? आप बोलोगे सर ये 1 + 2 को मिला के यही तो है लेंथ पूरी पोल की लेंथ यही थी, एक और इसको मिला के, क्योंकि एक दो तो मेरा निकल के आया। इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी थी मेरी? मैं बोल सकता हूँ सर 3 की वैल्यू थी मेरी 15 फीट। क्या पूछा आपसे? आपसे क्या पूछा? ऊपर कितनी हाइट से टूटा, नीचे ग्राउंड से कितना बचा जो ऊपर से टूट गया, तो मुझे एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5। 5 फीट की हाइट से टूटा था, क्योंकि 3 की वैल्यू 15, तो कटोगे तो कितना आ जाएगा? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आप देखो ग्राउंड से कितनी हाइट से पोस्ट टूटा है, वो टूटा आपका नीचे से 5 फीट। 5 फीट कैसे आया? क्योंकि एक की वैल्यू मुझे निकालनी थी। यही होगा कि आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उसके साइड्स आपको खुद लिख लेने हैं। अब क्वेश्चन में एक चीज दी होगी, वो लिख के जो पूछा वो निकाल लेना, बस इतना ही क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में क्या, कि भाई एक ट्री था, बहुत तेज हवा चलने की वजह से वो ऊपर से टूट जाता है, बताइए कितनी हाइट से टूटा है? ऐसा ही क्वेश्चन सेम डिट्टो, इसको ट्री की फॉर्म में बनाया था कि भाई हवा चलने से टूट के नीचे गिर जाता है, एंगल कुछ 60 बना देगा, 45, कुछ भी बना सकता है एंगल। उस हिसाब से एक चीज दी होगी, एक आपको पूछेगा। यही कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं है। चलिए देखो, एक काइट है, उसका जो धागा है वो कितना लंबा है? 30 मीटर लॉन्ग है एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। चलिए, एक काइट है, यहां से मान लीजिए ये काइट उड़ा रहे हो आप, ठीक है? यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, ये उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी है। उसने काइट उड़ाया, सीधा तो जा नहीं सकता नीचे से, यहाँ से तो जा नहीं सकता, उसने एक काइट उड़ाया यहाँ पे, ठीक है? अब काइट की जो स्टिंग है वो 30 मीटर लंबी दी है, ओके कोई बात नहीं। और एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। और कहाँ पे? वो हॉरिजेंटल, ये होती है हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल होती है और ये वर्टिकल होती है। तो हॉरिजेंटल पे एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। क्लियर है? अब बोल रहा है कि हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। तो इस गर्लफ्रेंड को अगर यहाँ पे मैसेज पढ़ना हो तो कितनी हाइट पे ऊपर उड़ाया होगा इसने, ये पूछा है, ये जी पूछी हुई है। अब आप जो दिया उसको तो रखिए साइड पे, ठीक है? अब अंदर की बात समझिए कि लड़के ने मैसेज क्या दिया था, कि बोला था कि ये 30 है, 30 के सामने हमेशा एक होता है, 60 के सामने √3 होगा और ये बचा हुआ 2 होगा, ठीक है? यही होगा मेरी। अब जो दिया उसको मैं काट देता हूँ, मेरे हिसाब से ये बनेगा अगर इस डायग्राम को बनाऊंगा। अब क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, वो क्या है? ये वाली लेंथ दी है, इसका मतलब दो जो मेरा आया था लेंथ, वो 30 मीटर दी है। अब लड़की को मैसेज पढ़ना, उसको √3 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले यहाँ से एक निकाल लीजिए। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 15। इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 15 मीटर, ये होगा यूनिटरी मेथड। पूछा क्या आपसे? √3 की वैल्यू, क्योंकि ये तो निकालना ग्राउंड से हाइट कितनी है। तो √3 की वैल्यू देखो, इसको √3 से मल्टीप्लाई किया हो तभी √3 बना, इधर भी √3 से कर दो, डेट इज 15√3 आंसर आएगा। तो लड़की को अगर मैसेज पढ़ना है तो इतनी हाइट पे काइट काइट उड़ रहा होगा जो लड़की मैसेज पढ़ सकती है, ठीक है? तो कितना आंसर आया? 15। चलिए इसको चेंज कर लेते हैं, इसको बनाते हैं 15√3। 15√3। आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिला दिया, आगे देखिए। शेडो ऑफ द टावर कितनी है? √3 टाइम्स ऑफ इज हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। शेडो है √3, शेडो है √3, हाइट पूछी है, एंगल बन रहा है कितने का? पूछा हुआ है ना? 3 टाइम्स है। चलिए मैं लिखवा देता हूँ पूरा क्या बोला हुआ है। बोले कि जो शेडो है किस चीज की, वो हाइट का कितना? 3 टाइम्स, √3 टाइम्स है। तो हाइट एक मान लो तो ये √3 टाइम्स ये होगा। भाई एक का √3 टाइम्स करो तो √3 आएगा, ये हो गया। अब एक किसके सामने जाता है? 30, और ये होता है 60, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? 30। बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइट ऑफ इक्वल टू द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की हाइट इक्वल है तो ये एंगल कितना होगा, ये आप मुझे बताओगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था हमने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आल्सो अ होमवर्क। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, केस नंबर फर्स्ट हमने खत्म कर दिया। अब हम कल करेंगे केस नंबर 2, और आई होप कि केस नंबर फर्स्ट से आप अभी कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आप कर पाओगे, ठीक है? केस नंबर फर्स्ट से कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आप कर पाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन सीपीयू का, तो देखिए ये कौन सा था? सीजीएल टायर 2 में आया था, सबसे टफ का एग्जाम होता है वो, सीपीयू में था, ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कौन से है, ये भी आपका सीपीयू में आया था।
तो हमने हाइट एंड डिस्टेंस में जो टाइप केस नंबर फर्स्ट मैंने अलग से बनाया आपके लिए, जो मैंने क्वेश्चन को अलग अलग किया ताकि आप टाइप बाई समझ पाओ, वैसे ही जैसे हमने पूरा मैथ कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से मैंने कोशिश करी आपको हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक समझाने की, प्लस आपको बेसिक क्वेश्चन जो केस नंबर फर्स्ट बनता है उसके सारे क्वेश्चन, और यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टाइप जिसका 2 होगा उसके बाद आपका हाइट एंड डिस्टेंस फिनिश हो जाएगा। आई होप कि अब हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के नहीं आओगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी समझ पाएँ कि कैसी चीज़ों को तैयार किया जाता है, मैथ कैसे पढ़ा जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।